हेलो एवरीवन, आपके अपने फेवरेट चैनल अन अकेडमी आपकी इसकी लाइफ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टॉपर्स टॉक में आज हम एक नए कैंडिडेट से मिलने जा रहे हैं। छोटा सा एक परिचय आप सभी को दे दूं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार जी शर्मा से, जो कि राजस्थान सीकर से बिलोंग करते हैं एंड वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में हुए 2018 के मेंस के रिजल्ट में इन्होंने मेंस को क्लियर किया है एंड भावी कैंडिडेट हैं हमारे इंटरव्यू के। तो आइए इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस और कैसे यहाँ तक ये पहुंचे और आगे का इनका क्या प्लान। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, छोटी सी गुजारिश चाहेंगे हम कि आप स्टूडेंट्स को अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए कि आप कैसे तैयारी शुरू की आपने और क्या कर रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरी पूरी एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन है वो मेरे गांव से ही हुई है और एक कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर मैं नॉन कॉलेजिएट रहा हूँ। फिर मैंने द्विवर्षीय जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया था, उसके बाद में दिसंबर 2012 में मेरी पोस्टिंग एक अध्यापक के तौर पर उदयपुर में हुई थी और 2016 मेरा राजस्थान सिविल सर्विस के लिए पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहा है। ओके, सो 2016 में आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, मेंस नहीं हो पाया था। हाँ जी जी, चलिए ठीक है। तो सर, जैसा कि आप बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा टीचर के उसके लिए आपने क्वालिफाई किया, तो यही लाइन कैसे आपने चुनी, कैसे सोचा कि आपको यही सर्विसेज में जाना है? मेरी पोस्टिंग उदयपुर में ग्रामीण इलाके में थी जो आदिवासी बहुल इलाका है मैडम। तो वहां मैंने देखा कि लोगों को जो उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में पता नहीं है। पहली बात तो अगर उनको पता है भी तो उन योजनाओं का लाभ कैसे उठाना है, किस चैनल से उठाना, वो पता नहीं है। और आम जनता और प्रशासन के बीच में एक अनजानी सी दीवार है जो दिख नहीं रही है। ना तो प्रशासन जनता तक पहुंच पा रहे हैं और ना मतलब जनता है वो प्रशासन तक पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाके में मतलब कि बहुत कुछ करने की जरूरत है और अगर मेरा सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के उपरांत तो मैं निश्चित ग्रामीण इलाके में जाऊंगा और प्रोएक्टिव होके जनता के पास जाऊंगा जिस इलाके में मेरी पोस्टिंग रहेंगी और लोगों को बताऊंगा कि भाई उनकी बेहतरी के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उनका लाभ कैसे लेना है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक काफी लंबा कार्य क्षेत्र होगा जो काफी मतलब कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा और मुझे लगता है कि सरकार की जो आकांक्षाएं हैं जनता के प्रति वो भी पूरी कर पाऊंगा। जी सर, बिल्कुल। सर, वर्तमान में आप कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं, उस पद के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि वर्तमान सर्विस आपकी क्या है? हाँ, वर्तमान में मैं कनिष्ठ लेखाकार पद पर मतलब डीएमजी डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी राजस्थान सरकार में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ मैं आंतरिक अंकेक्षण से संबंधित काम देखता हूँ। तो जैसे टीमों का गठन करना, उनकी ऑडिट रिपोर्ट मंगाना, पैरे वगैरह ड्रॉप करवाना, ये काम यहाँ देख रहा हूँ फिलहाल। ओके सर, सो अभी आप फील्ड जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फ्रॉम द डेस्क जॉब, थोड़ा जो चेंज आपके अंदर आ रहा है। तो सर, कितना समय लगा आपको ये रास्ता तय करने में कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मेंस के पड़ाव तक पहुंचे? 2 साल मैडम। 2016 में फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मार्गदर्शन के अभाव में मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मतलब कि तैयारी किस हिसाब से करनी है, ना मुझे कोई गाइडेंस करने वाला था। तो 2 साल में लगे मुझे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर मार्गदर्शन सही हो तो 1 साल काफी है। जी सर, तो आप 1 से 2 साल का जो टाइम पीरियड है, बिकॉज आरपीएससी का वैसे भी ट्रैक इतना हाँ लंबा है कि वो एग्जाम पूरा करवाने में 2 साल लगा देते हैं, तो इतना टाइम तो निकल ही हाँ। जाता है। बिल्कुल सर। सर, तो ऐसा नहीं लगा आपको कभी कि जैसे आप ऑलरेडी पद पर कार्यरत हैं और फिर इतनी सारी मेहनत करना, उसके बाद कुछ नया एक्स्ट्रा अचीव करना, कि जहाँ है वहीं ठीक है, क्यों इतना करना है, या फिर एक सिक्योरिटी पर्पस के रूप में आपने इनिशियली ये जॉब लिया? हाँ, मैं निम्न मध्यम परिवार से हूँ जहाँ मतलब कि आर्थिक जरूरतें हैं वो मतलब कि बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती थी। तो मतलब कि फर्स्ट जॉब मेरी मतलब कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए थी ताकि मैं अपने घर वालों के लिए और खुद को मतलब कि थोड़ी सी सुरक्षा दे सकूं, आर्थिक सुरक्षा। और आगे मतलब कि मैं पढ़ूं तो मुझे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है और मेरे घर वाले भी आराम से उनका गुजर बसर हो सके। तो वो जॉब सिक्योरिटी के लिए था मैडम, नो डाउट।
सो अल्टीमेटली एम यही था, बस रास्ता थोड़ा सा हाँ लंबा। बिल्कुल। जी जरूर सर, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन सर अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसे आपने कहा कि आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी को देखते हुए दूसरे रास्ते पर चल दिए, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली तैयारी करना चाहता है स्टूडेंट्स को, शुरुआत कैसे करनी चाहिए अपनी तैयारी की, अगर आने वाली वैकेंसीज के लिए कोई अभी शुरू करना चाहे? थोड़ा थोड़ा तो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही मतलब कि शुरू करते जाएं तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के दौरान नहीं हो पाता है तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल पर्याप्त है, प्री और मेंस दोनों के लिए। 1 ईयर इज इनफ। ओके, 1 साल के अंदर आपने कहा कि प्री और मेंस दोनों को कवरेज दें। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, बिकॉज दोनों चीजों के जो आयाम हैं थोड़े अलग हैं। मेंस रिटन है, प्री ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों को एक साथ कवर कर पाना थोड़ा सा एक मुश्किल फैक्टर रह जाता है कि कैसे कवर किया जाए। राजस्थान में जो मेंस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस मोस्ट ऑफ दी उसी से है। मेंस में कुछ चीजें अलग हैं, बाकी प्री और मेंस का सिलेबस कॉमन है। और जो पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा ही है, जैसे अति लघुत्रात्मक आते हैं, जो शॉर्ट टाइपर्स आते हैं, मीडियम और ऐसे टाइप आते हैं। तो दोनों के साथ साथ तैयारी मतलब कि करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। कि पहले मेंस के मतलब के हिसाब से सिलेबस कवर करें, ताकि प्री वाला उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। अलग से कुछ ज्यादा है नहीं, मेंस में चीजें अलग है, बाकी प्री वाले तो सभी उसमें इंक्लूड है। ओके, दैट इज अ वेरी गुड एडवाइस कि आप लोग मेंस से काम शुरू कीजिए, जैसा कि हम अनअकैडमी में हमेशा हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो भी करते हैं, आप सभी परिचित होंगे उससे कि हमेशा मेंस से काम शुरू किया जाए और मेंस को सुदृढ़ करके आप प्रीलिम्स का जो कवरेज है ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। सर पर मेंस में एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमेशा रहता है आंसर राइटिंग का, कि वो अपने आप में एक नई चीज होती है कि हम पढ़ सकते हैं, जैसा प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस चीज को जब हमें लिखना है, प्रदर्शित करना है कागज पर, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि कैसे किया जाए। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए स्टूडेंट्स? आपका जो भी सिलेबस है अपन उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। उसके बाद में रोजाना आधा एक घंटा मतलब कि 5-6 प्रश्न रोजाना लिखने की कोशिश करो। जो भी अपना क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आधा एक घंटे की प्रैक्टिस रोजाना में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज एनफ है। अगर 2 पेज अपन रोजाना लिख लेते हैं तो वो पर्याप्त है मेरे हिसाब से। इवन मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने एक दिन भी रिटन प्रैक्टिस नहीं की, सीधा एग्जाम हॉल में जाके लिखा है। तो मैं इस मामले कहूँ तो मतलब 2 पेज भी इनफ है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने तो एक दिन भी नहीं लिखा, सीधा एग्जाम हॉल में लिखा है। ओके, दिस इज रियली एक्सेप्शनल केस हो गया ये कि बिना प्रैक्टिस के आप कह रहे हैं कि क्लियर किया, बहुत ही शानदार चीज है ये सब। लेकिन बहुत हाँ बार ऐसा लेकिन होता है कि कुछ लोग इनबिल्ट लिख पाते हैं और कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी किसी के लिए लिख पाना, शायद फैक्टर रहता है। हाँ वो फर्क ये पड़ गया कि मैंने सिलेबस ही इतनी बार पढ़ लिया, 4 से 5 बार पढ़ लिया कि जो कीवर्ड्स वगैरह है वो सीधे दिमाग में आते जाते हैं। फिर अब सिलेबस अगर अपना अच्छी तरह से कवर हो तो फिर रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन में 2 घंटे रिटर्न प्रैक्टिस करो, आधा एक घंटा कर लिया खूब है। जी सर। ओके गाइस, सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। आरएस मेंस और प्री साथ में कैसे कवर करना है इस चीज की भी जानकारी हमको मिल चुकी है। लेकिन इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लगातार रेस में बने रहना। आरपीएससी का जो इतना लंबा टाइम पीरियड है उसमें खुद को मेंटेन रख पाना, डिस्ट्रैक्ट ना होने देना, डीमोटिवेट ना होने देना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इस चीज से कैसे डील करना चाहिए? आरपीएससी की मैडम जो पिछले 3-4 वैकेंसीज हैं उनमें मतलब कि पूरी प्रोसेस उनमें 2.5 से 3 साल ले रही है। तो ये तो है कि काफी लंबा समय भी हो जाता है और बोर भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं तैयारी करते हुए। लेकिन फिर भी हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है। और उसके लिए आप सपने देखें, उन मतलब सपनों को बार बार मतलब कि रिमाइंड करते रहे कि आप आगे आपका भविष्य कितना उज्जवल है। तो फिलहाल तो मतलब ये है कि जैसे सपने हैं उन सपनों को मतलब कि अपने को पूरा करना है। कभी अपनी जिंदगी में अपने पास ये नहीं रह जाए काश अगर मगर। तो जितनी मेहनत है, जितना भी अपने को समय मिलता है, 2 ढाई 3 साल का समय की प्रोसेस लंबी है, खुद को मोटिवेट करते रहो, अपने मतलब कि सुनहरे भविष्य के सपने देखो और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करो। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार बात कही कि आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। आपने सपना इतना बड़ा देखा है कि वो अपने आप में ही एक बहुत शानदार मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है।
अपने सपने को देखते रहिए, उसको हासिल करने की शिद्दत जारी रखिए, आप मोटिवेटेड जरूर रहेंगे। बहुत अच्छी बात सर ने कही। और सर मेंस का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक एग्जाम हॉल में पहुंचने से लेकर रिजल्ट तक का जो एक्सपीरियंस रहा, कि टेंशन, प्रेशर या फिर किसी भी प्रकार की चीजें, एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ। एग्जाम हॉल में मुझ पर प्रेशर था नहीं, रिजल्ट वाले दिन तक नहीं था प्रेशर। जब शाम को आया कि भाई आधे 1 घंटे में रिजल्ट मतलब कि अपलोड होने वाला है साइट पर, तो उसमें थोड़ा सा नर्वस था कि क्या होगा या नहीं होगा। इवन आई वाज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा मेरा। फिर वो भी एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि जब भी आप कोई उम्मीद करते हो तो उस उम्मीद का प्रेशर होता है आप पर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब कि क्या होगा। तो थोड़ा बहुत प्रेशर था। बाकी मुझे लगता है कि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें हर आदमी का कंपटीशन अपने आप से है, किसी और से कंपटीशन है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। आप जितना बेहतर लिख पाओगे तो नंबर देने पड़ेंगे। तो ज्यादा प्रेशर वाली मुझे कभी महसूस हुई नहीं। और थोड़ा सा यूं है कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो एक सुरक्षा है मेरे पास कि चलो ठीक है, जो है वो है, और जो मिलेगा वो ईश्वर की मर्जी और अपनी मेहनत है। बहुत ही बढ़िया सर। पर एग्जाम हॉल में सर ये भी प्रेशर रह जाता है कि उस टाइम पीरियड में अपना पेपर कंप्लीट कर पाना, क्योंकि बहुत जी लंबा जो पेपर होता है और टाइम फिक्स्ड है, आपको सभी क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्या कुछ क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए या फिर सभी अटेम्प्ट करने चाहिए? क्या तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? अगर हम आधा 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा मतलब कि संभव है नहीं कि अपने पेपर छूट जाए। अगर आधा घंटा रोजाना लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपना कोई प्रश्न छूट जाएगा। वो मतलब कि स्पीड इतने पर हो जाती है, और पेपर भी इसी हिसाब से वो सेट करते हैं कि मोस्ट अब जिसकी स्पीड बहुत ही धीमी, वो बात अलग है। बाकी ऐसा मेरे मतलब कि सामने नहीं आया कि पेपर छूट सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो जो प्रश्न अपने को नहीं आ रहे वो तो छूटने छूटने हैं। बाकी पेपर इतना ही होता है कि आप आराम से कर सकते हो, इतना ज्यादा लेंथी होता नहीं है। अगर आपने मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, आपकी अंगुलियां आपके इशारों पर चल रही है, तो पॉसिबल है वो। तो वो उसमें तो ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। टेंशन जितनी भी लेनी है वो पढ़ने को लेकर लेनी है, प्रेशर में नहीं आना है। एक सकारात्मक तनाव लेना है कि भाई मेरे को पढ़ना है। डेफिनेटली सर, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नच हमको नहीं मिले, अगर पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर जरूरी है, तभी हम पढ़ेंगे, ना तनाव पढ़ना हो वो तो सकारात्मक हो, पढ़ेंगे। नकारात्मक तनाव नहीं हो। तनाव ऐसा हो जो हमारे मतलब की उत्पादकता को बढ़ाए, हमें मेहनत करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करे। ऐसा नहीं कि वो टेंशन से हमें मतलब की और भी डिमोटिवेट करे, ऐसा तनाव नहीं हो। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रेशर हल्का सा जरूरी है, पर लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेशर हमें हमेशा पीछे की ओर खींचे। हो सकता है आगे बढ़ाने के लिए वो हाँ प्रेशर काम आ रहा हो, तो उस प्रेशर को मेंटेन करके रखिए। एंड एग्जाम में भी आप बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, जैसा कि सर ने कहा कि आप यदि डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आसानी से अपना पेपर जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो हम निश्चिंत होकर अपनी प्रैक्टिस जैसी चल रही है वैसी कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और जितनी सारी टिप्स एंड गाइडलाइंस सर दे रहे हैं उन सभी को लागू कर सकते हैं। एंड कमिंग टू दैट सर, जैसा कि हम बात करते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं रेफर करने के लिए तैयारी के दौरान। अभी ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं उनका काफी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली कोरोना के इस पीरियड में देखा जाए। तो आपके समय के दौरान जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने कितना रोल प्ले किया, या फिर अगर तब नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में कितना रोल बढ़ गया है उनका? जी, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो काफी यूजफुल है। अन अकेडमी मैंने भी ज्वाइन किया था, प्रकाश चावड़ा सर जोधपुर से। तो मैंने उनसे सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट पढ़ा था। और ऑनलाइन उन लड़कों के लिए या उन मध्यम वर्गीय परिवारों से जो शहर में जाकर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहाँ का रहना, पढ़ाई, फीस वगैरह एफर्ट नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए आर्थिक रूप से भी वहनीय है। तो अच्छी मतलब की क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मतलब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको बड़े बड़े शहरों में जाकर जरूरत नहीं है। आप अपने गांव में अपने घर पर रहकर तैयारी कर सकते हो। और जो मतलब कि बहुत कुछ खर्च करने के बाद में मिलता है वो आप मतलब कि चंद रुपयों में पा सकते हो। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी। मतलब कि मैंने खुद यूज किया है, तो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा ये। डेफिनेटली सर, आप कह रहे हैं आपने अन अकेडमी ज्वाइन किया, तो एक मिनट देना चाहूंगी आपको और जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक क्या चीजें आपको बहुत सबसे अच्छा। ज्यादा अच्छी लगी प्लेटफॉर्म पर? अन अकेडमी पे मैंने प्रकाश सर की क्लास ली थी, और वो अपना बेस्ट देते हैं। अन अकेडमी पर जो टीचर है, मैंने प्रकाश सर की क्लास ली थी, तो उन्होंने अपना जो भी पढ़ाया, जैसे मैंने उनका एथिक्स पढ़ा था, यूट्यूब से पढ़ा था, वो तो अन अकेडमी पे था नहीं प्लेटफॉर्म पर।
बाकी सोशियोलॉजी पढ़ा था और मैनेजमेंट पढ़ा था, तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया था और मुझे मतलब कि काफी आसानी हुई मैनेजमेंट को समझने में। तो काफी मतलब कि टीचर्स यूँ नहीं है कि वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं वहां पर पढ़ाने के नाम पर, अपनी तरफ से वो जो फेस टू फेस मोड कोचिंग चलती है वहां जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही अनअकैडमी पर मेहनत कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है वो दूर दराज जो ग्रामीण इलाकों में जो कैंडिडेट्स हैं, आकांक्षी हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए काफी बड़ा और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बहुत अच्छी ये सराहनीय चीज है कि एजुकेटर्स का जो एफर्ट है वो आपको देखने मिल रहा है इतने अच्छे रिजल्ट्स के रूप में। सर, हमारे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कुछ गाइडेंस की कुछ शब्द कहना चाहें उनसे। मैडम, सफर की हद वहां तक है जहां तक आसमान रहे। सफर की हद वहां तक है जहां तक निशान रहे। चले चलो कि जहां तक आसमान रहे। ये क्या कदम उठाए और आ गई मंजिल। मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल सर, कुछ शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये बात जरूर याद रखेंगे और समझेंगे कि दौड़ जितनी लंबी होगी सक्सेस का आनंद उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज सर से ली, गाइडेंस ली, मेंस के अटेम्प्ट्स कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, बहुत सारी गाइडेंस हमें मिलती रही सर से। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हों तो कमेंट सेक्शंस आपके लिए हमेशा खुले हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हमें बताइए आपके सवाल, ताकि हम जवाबों के साथ आपके साथ फिर से मिल सकें। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोग, सभी एस्पायरेंट्स इसके बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच सर, आज हमारे साथ आप जुड़े, समय निकाला आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट मैडम, यू आर वेलकम। Okay guys, everyone, thank you very much for joining. नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए stay home, stay safe, take care.